मिरर टीवी के हमारे प्यारे साथियों, मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ, इस एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी का एक बहुत ही शरारतपूर्ण बयान आया चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग आप सभी जानते हैं कि देश की प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं में से एक है, जिस पर लोकतंत्र का सारा दारोमदार होता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में शुमार है और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया ऐसे कबूल करती है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के जैसे संवैधानिक पद के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनसे लेकर राहुल गांधी जी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऊपर से नीचे तक के जितने भी अधिकारी हैं या जो भी चुनाव आयोग के कार्यकर्ता हैं, कारिंदे हैं, उनको, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि चुनाव आयोग एक देश विरोधी काम कर रहा है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करके, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं रोका गया तो भले ही वो रिटायर हो जाएं, जो भी चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं या और कर्मचारी हैं, वो कहीं भी होंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और फिर इसके आगे की चीज डॉट 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 है। आप समझ सकते हैं कि एक खुली धमकी है। और इतनी हिम्मत राहुल गांधी जी की कैसे हो गई, इसमें वैसे तो मैं समझता हूं कि आप सभी इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं। उनके लिए ये कोई पहला बयान नहीं है। बहुत लंबे अरसे से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और उनके बयानों को हमारी संवैधानिक संस्थाएं, हमारी संसद के बड़े नेता और एक हद तक हमारे देश की जनता वो बर्दाश्त कर रही है। इसको बर्दाश्त करना कहते हैं, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर निकलने लगे तो वो ऐसे बयानों को विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये बेहद ही शरारतपूर्ण बयान है राहुल गांधी जी का, और इसमें केवल इसलिए उनकी हिम्मत पड़ी, जहां तक मैं समझता हूं, इस तरह का बयान देने की चुनाव आयोग के खिलाफ, कि चुनाव आयोग के पास डायरेक्टली कोई उस तरह के पावर नहीं है, अधिकार नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं या जैसे कार्यपालिका के पास होते हैं, जैसे पुलिस के पास होते हैं, प्रशासन के पास होते हैं, कि वो सीधी कार्रवाई का आदेश दे सके उनके विरुद्ध। अगर इस तरह का कोई बयान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिया होता या संसद के खिलाफ दिया होता तो संसद में उनको बुलाया जाता या सुप्रीम कोर्ट इस बयान का, इस तरह के बयानों का स्वतः संज्ञान लेता और उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होती। अब सवाल यह है कि जब इतने बेतुके बेहुदे बयान वो देते हैं, शरारतपूर्ण बयान देते हैं, तो कार्रवाई से कैसे बच जाते हैं? यह वाकई हैरत की बात है। उसकी वजह यही है कि इतना समझदारी से वो काम लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बारे में लोकसभा में ये कहा था कि बालक बुद्धि, और देश में सोशल मीडिया पे और विदेशों में इस तरह के मीम्स आ रहे हैं कि जिसमें उनको पप्पू कहा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो पप्पू तो बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर विवेक है, लेकिन वो एक सोची समझी रणनीति के तहत
किसी भी तरह से भारत की सत्ता को हथियाना चाहते हैं और इस तरह की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने में लगे हुए हैं। वो विदेशों में जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां मौका, हम ये नहीं कहेंगे मौका निकाल के इस तरह के बयान देते हैं, बल्कि उनके वो पूर्व प्लान्ड होते हैं उस तरह के दौरे। वो वहां के स्टूडेंट्स की कोई संस्थाएं हो, कहीं ना कहीं से उनको प्रायोजित किया जाता है उनके कार्यक्रमों को। और जॉर्ज सोरेस, जिनको ट्रंप की सरकार आने के बाद ट्रंप ने हटा दिया, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बयान दिया था ट्रंप ने कि सोरेस जो है भारत को फंडिंग कर रहे थे विपक्षी पार्टियों को इस तरह के एक्टिविटीज के लिए कि जिनसे सरकार खतरे में पड़ जाए, सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो अमेरिका का राष्ट्रपति ये खुद कह रहा है, खुल के कह रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के बयान विदेशों में किसने दिए हैं? सिर्फ राहुल गांधी ने, और कोई नहीं करता इस तरह से। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप बुलजलूल कुछ भी बोलें और बोल के निकल जाएं। सिर्फ पैसे जो है वो उनको मिल जाता है, उसी का फायदा उनको मिल रहा है ये। और ये सेफ पैसे देता कौन है? ये हमारे यहाँ का जो कानून है इतना लचर है, भारत का संविधान, कि इसमें इस तरह की गुंजाइशें होती हैं, फ्लेक्सिबल है ये। और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मन बनाता है या कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता भी है, तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पे आ जाती है, अराजकता फैलाने लगती है, बंद करेगी, धरना करेगी, दुनिया भर की चीजें करेगी, जबकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीजें अलाउ नहीं है, लेकिन कांग्रेस करती है। उसी की वजह से ये हिम्मत और हौसला जो है राहुल गांधी जी का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको सत्ता हासिल करनी है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, केवल इस तरह के उलझुल बयान देके आप सत्ता हासिल कर लें तो ये आपका एक ख्वाब है। ये कभी भारत जैसे देश में ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब ये देखिए आपके वो जब इतना खुल के बोल रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में, उसके बावजूद चुनाव आयोग के जो बयान आ रहे हैं उनके बयान के विरुद्ध में वो कितने संतुलित, सारगर्भित और विनम्रता से भरपूर बयान है। देखिए, कोई भी आरोप आप लगा सकते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनको तो ये अधिकार है ही, लेकिन एक आम आदमी को भी अधिकार है कि आरोप तो वो भी लगा सकता है, लेकिन उसके लिए सबूत बहुत जरूरी है। कोई सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत कोई नहीं है उनके पास, और ना आज है ना कभी होते हैं। उन्होंने खुल के ये कहा कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए उठा के मोदी ने दे दिए, साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि राफेल के सौदे में दलाली खाई गई मोदी सरकार के द्वारा, साबित नहीं कर पाए। उसी आधार पे लेके उन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया, और उस पे कुछ लोग जब सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आधार है आपको देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह चौकीदार चोर है। भाई, चौकीदार तो मोदी जी खुद अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो चौकीदार हूं देश के 140 करोड़ जनता का। तो ये उनकी विनम्रता है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, वो तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसी विनम्रता का फायदा राहुल गांधी उठाते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले एक बार के चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए खुल के ये बयान दिया था कि देश के युवा जो हैं वो मोदी जी से नाराज हैं, प्रधानमंत्री से नाराज हैं। और उनकी भाषा क्या थी? अगर आप वो याद हो आपको उनका बयान, और नहीं याद होगा तो मैं अभी आपको उस बयान को मैं सुनवाऊंगा आपको। उस बयान की भाषा क्या थी? उस बयान की भाषा ये थी कि देश के युवा मोदी जी को, प्रधानमंत्री को यानी कि डंडे से मारेंगे। और ये एक तरह से देश के युवाओं को भड़काने वाला बयान था, खुल्लम खुल्ला। इसके आगे मैं बात करूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप उनके बयान को सुन लें।
जो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ दिया था, और फिर मोदी जी ने उस बयान को कितने विनम्रता पूर्वक लिया। कोई टिप्पणी ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं की उन्होंने राहुल गांधी की तरह। उन्होंने देश की संसद में ये कहा कि मैं इतना सूर्य नमस्कार करूंगा, अगले 6 महीने, ये कह रहे हैं कि 6 महीने बाद डंडे से मारेंगे चुनाव होने के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना मजबूत कर लूंगा अपने पीठ को और अपने कंधों को कि वो डंडों का कोई असर मेरे ऊपर ना हो। ये बयान मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिएगा। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। तो बयान आपने सुना, और कल जो उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ जो बयान दिया है कि ये चुनाव आयोग का जो तंत्र है, इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, कहीं भी छुप जाएं, रिटायर भी हो जाएं, तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ये बयान की प्रकृति बिल्कुल उस तरह है जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था अखिलेश यादव की मौजूदगी में, सापा प्रमुख हैं जो, कि मैं अखिलेश भैया से ये प्रार्थना करूंगा कि चुनाव जीतने, क्योंकि वो ये मान बैठे थे कि चुनाव तो सपा को ही जीतना है, विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव निकल गया। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं भैया से ये कहूंगा कि चुनाव जीतने के बाद भी 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र ना किया जाए, खासतौर से जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं या जो और अधिकारी हैं जिन्होंने जातियाँ की हैं, जिन्होंने बीजेपी, उनका मानना था, उनका आरोप था कि बीजेपी के इशारे पे इन्होंने काम किया है, तो इनका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। हिसाब किताब बराबर किया जाएगा से मतलब क्या है? वही मतलब है जो राहुल गांधी का मतलब है, यानी कि हम उनका किसी भी तरह इनके प्रकार उनको टेरर फैलाएंगे, आतंकित करेंगे, मारपीट करेंगे, ताकि आगे हमारी जो आवाज़ है वो कभी, अब आवाज़ क्या है, सपा वालों का क्या है? सपा वालों का तो खुल्लम खुल्ला ये नारा हमेशा से रहा है कि जो ज़मीन सरकारी है समझो वही हमारी है। तो इस तरह से वो सार्वजनिक संपत्तियों पे कब्जे करना और आतंक फैलाना, टेरर फैलाना,
गुंडई करना है, इसमें कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो अधिकारी इस तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज ना उठाएं। क्या चाहते थे वो, और राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भाई चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि देखिए जो भी 65 लाख के करीब मतदाता बिहार में SIR के तहत, यानी जो पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूचियों का, उसके तहत जो भी हटाए गए हैं उनके पीछे पर्याप्त कारण हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनमें से कई तो ऐसे हैं कि अपने पदों पे वो मिले नहीं, कई ऐसे हैं जो मर चुके हैं, और कई ऐसे हैं कि जो एक जगह से ज़्यादा जगहों पे अपना नाम मतदाता सूची में जिन्होंने दर्ज करा रखा है। तो आप बताइए ऐसे लोगों के नाम क्या मतदाता सूची में रहने चाहिए? एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो एक वोट देने का अधिकार रखता है वो भी इस बात को समझ सकता है कि इस तरह तो ये तो खुली धांधली है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव के ये कहा था कि 1 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अनधिकृत तरीके से जोड़े गए, लेकिन साबित वो कर नहीं पाए अपनी बात को। और चुनाव आयोग ने उनको बार बार पूछा कि आप आके अपने जो भी आपके पास सबूत हैं, तथ्य हैं, वो हमें दीजिए ताकि हम उसकी जांच कर सकें, क्योंकि ऐसा कहीं चुनाव आयोग को तो लगता नहीं है। उसने तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक तरीके से ही सारे काम किए थे। तो अब तथ्य है ही नहीं कोई, तो वो देंगे क्या? इसी तरह से बिहार का जो SIR का जो मुद्दा उठाया जा रहा है और जिस पे संसद भी नहीं चलने दी जा रही है, अब तो 2 दिन से संसद में भी गतिरोध पैदा किया जा रहा है इसी मुद्दे को लेके। और क्या गतिरोध पैदा, वो कहा जा रहा है कि साहब इस पर चर्चा आप कराइए संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, जबकि सरकार का ये कहना है और जो संवैधानिक चीज़ों को समझते हैं कानूनविद, उन सभी का ये कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्यों पे संसद में बहस नहीं कराई जा सकती। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि आप इसको करिए, चुनाव आयोग से कहा है, और हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन अंतिम रूप से अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, और जितने याचिकाकर्ता हैं उनसे कहा ये कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा और आपको ऐसा लगता है कि गलत हटाए गए, तो आप अपनी बात तथ्यों के साथ हमारे सामने लाइए, हम उनको सुनेंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? लेकिन ये भी बात उन्हें बर्दाश्त गवारा नहीं है। वो तो बर्दाश्त की हद से बाहर निकल चुके हैं। अराजक बयानबाजी और अराजकता, जिस तरह से जगह जगह कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, तृणमूल कांग्रेस का भी यही काम है, वहाँ तो मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे आ गई हैं, और अभी वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। वो कह रहे हैं जिस तरह से SIR जो इन्होंने बिहार में लाए हैं ये हमारे यहाँ भी ला सकते हैं। हालांकि अब तो ये उन्होंने आंदोलन अपना तब शुरू कर दिया था जब चुनाव आयोग का बयान नहीं आया था। अब तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि ये पूरे देश में लागू होता है। पश्चिम बंगाल कोई अलग तो है नहीं देश से, वहाँ भी लागू होगा ये, और उनको तो और ज़्यादा खतरा है। अभी दो दिन पहले ही वहाँ पे उसके बंगाल की एक मॉडल थी जो कि वहाँ छुप के रह रही थी, आधार कार्ड वगैरह सब वोटर लिस्ट, उसका वोटर लिस्ट में भी नाम था। पासपोर्ट से पकड़ गई, वो पासपोर्ट में गड़बड़ी पकड़ी गई और उसमें पकड़ लिया गया उसको। तो ऐसे ना जाने कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो बिहार में भी रह रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल में भी रह रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ में भी रह रहे हैं, जो तमाम झारखंड में भी रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल के रास्ते से, असम के रास्ते से वो प्रवेश करते हैं और बिहार जो है लगा हुआ है, झारखंड लगा हुआ है। तो वो इधर उधर जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद अपना फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यहाँ तक के पैन कार्ड और सारे आवास प्रमाण पत्र सब बना के, अब वो तो चुनाव आयोग ये अच्छी तरह समझ गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम बाकायदा दर्ज करा रखा है। और उनके यही तो बात चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि साहब आधार कार्ड को हम इनकी नागरिकता का प्रमाण नहीं मान सकते और ना हो सकता है वो, क्योंकि आधार कार्ड अभी मालूम है आपको कि बिहार में एक कुत्ते का भी वो तो उसका वो बनाया गया बाकायदा निवास प्रमाण पत्र,
और उसमें लिखा हुआ है, और फोटो भी कुत्ते की लगी हुई है उसमें निवास प्रमाण पत्र में, और उसका कुत्ते का नाम लिखा हुआ है डॉगी बाबू, और उनके पिताजी का नाम लिखा है कुत्ता बाबू, और माताजी का नाम लिखा है कुतिया रानी। और 2-2 हजार रुपए दे के इस तरह के आधार कार्ड बिहार में बनाए गए। ये क्या करते हैं, ये सातिर दिमाग के लोग के हैक कर लेते हैं वेबसाइट को, आधार कार्ड की या आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो भी हैं। आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि ये हैक कर लेते हैं उसको, और 2-4 घंटे के लिए हैक करके और अपने ढंग से बना देते हैं, क्योंकि सारे तथ्य, सारे जो भी छानबीन होती है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब कोई उसमें फीड किया जाता है तो ये माना जाता है कि ये सारी छानबीन के बाद इसका आधार कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, उसको मान लिया जाता है और आधार कार्ड निर्गत हो जाता है। और आजकल तो सिग्नेचर भी डिजिटल सिग्नेचर हो रहे हैं, तो अधिकारी के सामने तो जाता नहीं है इस तरह का कागज़ कोई। अब अगर वो अधिकारी के सामने गया होता तो कुत्ते की फोटो देख के कोई अधिकारी साइन करता उस पर? कर्मचारियों ने पैसे खा के, उसमें जांच में यही निकला कि कुछ शराबी टाइप के कर्मचारी थे जिन्होंने पैसे लेके ये खेल खेला है, और ये इसलिए खेला है कि संवैधानिक संस्थाओं को, आधार कार्ड को बदनाम किया जा सके। तो ये माहौल जैसे बनाया जा रहा है देश में, और ऐसे माहौल में राहुल गांधी ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों के जो नाम किसी तरह एक बार आधार कार्ड बन गए हैं या मतदाता सूची में, उनको बिल्कुल चेक ना किया जाए, उनको वैसे ही रहने दिया जाए। यही तृणमूल कांग्रेस चाहती है। और क्यों चाहते हैं ये लोग? क्योंकि ये चाहते हैं इसलिए कि वो इनके वोटर हैं, वो रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों या कुछ मुसलमान भाई हों, वो उनको ऐसा लगता है कि ये हमें वोट करेंगे, और ये करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग हमारे आका हैं और ये हमें बचा के रखेंगे, वरना हमें पकड़ में आ जाएंगे हम। दिल्ली में भी जब ये चीज़ हुई तो केजरीवाल ने बड़ा इसका विरोध किया। क्या चाहते हैं आप लोग? और उनके सबके आका हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। तो अब आप बताइए कि किस हद तक गिर सकता है विपक्ष। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा हुई लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें आपने देखा कि इनके जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो गोगोई रहे हों, चाहे वो चिदम्बरम रहे हों, चाहे और तमाम लोग रहे हों, वो किस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ खुल के बयानबाजी की, और इस तरह बयानबाजी की कि जिनका कोई सिर पैर ही नहीं था। तो सरकार को जनता की नज़र में गिराने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि जनता की नज़र में चुनाव आयोग की जो छवि बने वो ऐसी बने, जनता को ऐसा लगे कि चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधली कर रहा है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ये इल्ज़ाम जो है बीजेपी के ऊपर लगाए भी जा रहे हैं कि वो चुनाव आयोग उनके इशारे पे काम कर रहा है। इसी तरह ऐसा नहीं है कि ये बयान जो है राहुल गांधी पहली बार दे रहे हैं। संसद में भी उन्होंने खुल के ये कहा था कि, और शरारतपूर्ण तरीके से कहा था, राहुल गांधी का कोई भी बयान साधारण नहीं होता, उसके पीछे गहरी शरारत छुपी होती है। उन्होंने लोकसभा में ये कहा कि मुझे पप्पू कहा जाता है, आप लोग मुझे पप्पू कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है, और वो मोहब्बत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं उसको लुटाऊंगा देश के लोगों पे, और आप लोग नफरत की दुकान खोले बैठे हैं, नफरत करते हैं देश की जनता से। और उनका इशारा निश्चित तौर से मुसलमान भाइयों की तरफ था, क्योंकि उन्हीं को बरगलाते हैं वो वोट के लिए कि ये सरकार आपसे नफरत करती है। और उसका फिर जब मोदी जी ने जवाब दिया और वो अपनी जगह जाके बैठे, तो उस समय माधवराव सिंधिया जी जो है वो कांग्रेस में थे और उनके मित्र भी हैं वो राहुल गांधी के। तो उनको देख के उन्होंने जिस तरह से शरारतपूर्ण तरीके से आंख मारी कि ठीक रहा बयान हमारा, ये हद है उनकी शरारतों की राहुल गांधी जी के। और वो रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वहाँ तो कैमरे लगे रहते हैं। अब इतना उनको समझ नहीं थी कि यहाँ हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो यहाँ कैमरों के उसमें। अभी कर्नाटक विधानसभा में एक विधायक को इसीलिए पकड़ गया वो गेम खेल रहा था विधानसभा में बैठ के, और कैमरों ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि हम कहाँ बैठ के क्या हरकत कर रहे हैं? और फिर प्रधानमंत्री ने जब उनके उस बयान पे आके, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को पास जाके अपना भाषण ख़त्म करने के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास जाके उनको सीट से उठाने की कोशिश की,
कि आप उठिए और हमसे गले लगिए। प्रधानमंत्री इतने समझदार हैं कि वो उठे नहीं, उन्होंने वहीं से ना गले लगे, वो उनसे हाथ मिलाया और उनको चलता कर दिया। और बाद में अपने बयान में उन्होंने कहा कि इनकी मनसा जो है, इनकी इच्छा जो है वो यही थी कि हम सीट से उठ जाएं, ये सीट से बैठने के चक्कर में है। एक तंज था उनका, व्यंग था प्रधानमंत्री जी का, और बेवजह भी नहीं था। तो उन्होंने ये कहा था कि देश की जनता जब तक नहीं चाहेगी तब आप नहीं बैठ सकते, और जब तक चाहेगी तब तक हम बैठेंगे। तो इस तरह के आरोप अगर वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं तो उनका क्या मतलब होता है? उनको अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं। और वो बयान भी हम आपको दिखाना चाहते जो उन्होंने वोट चोरी हो रही है, और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है, और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी इतनी निचले स्तर तक कैसे आ गए। इतनी अशोभनीय भाषा, अलोकतांत्रिक भाषा, अमर्यादित भाषा जो उन्होंने चुनाव आयोग के जैसी संवैधानिक संस्था के विरुद्ध इस्तेमाल की है, ये कैसे यहाँ तक आए? असल में वो जो भी आरोप लगाते हैं वो कोई आरोप साबित नहीं कर पाया आज तक। उन्होंने चौकीदार चोर का आरोप लगाया, राफेल का आरोप लगाया, कमीशन खाया गया इसमें। उन्होंने ईवीएम पे भी आरोप लगाया। वो ये भी भूल गई कांग्रेस के ईवीएम को तो कांग्रेस ही लेके आई थी देश में, उन्हीं की लाई हुई ईवीएम की जो चुनाव प्रणाली है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ईवीएम, पहले ये कहते रहे कि ईवीएम से वोट चोरी हो रही, और अब वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। वोट चोरी कर रहा है मतलब 65 लाख उसने नाम कम कर दिए। उनको डर है कांग्रेसियों को और विपक्ष के लोगों को कि जब पूरे देश में इस तरह का अभियान चलेगा एसआईआर का, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जिसमें झारखंड भी है, जिसमें ख़ासतौर से जो बांग्लादेश से लगे हुए और म्यांमार से लगे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पे क्या स्थिति होगी? तो करोड़ों लोगों के नाम हट जाएंगे वोटर लिस्ट से। और ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से फर्जी तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में फर्जी तरीके से राशन कार्ड जो बनाए जाते थे, और चुनाव जीतने के लिए लोगों को उसमें छूट दी जाती थी, और न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, राशन वितरित किया जाता था। जब सरकार आई, बीजेपी की सरकारें आई, तो इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि आधार कार्ड को उससे जोड़ा राशन कार्ड से। उससे ये पकड़ में आ गया कि कितने जो हैं वो फर्जी राशन कार्ड हैं। उनका राशन करोड़ों की संख्या में है वो लोग।
तो ये काम करते ही रहे हमेशा। ये 70 साल में कभी इन्होंने इस तरह से पुनरीक्षण नहीं करवाया निष्पक्ष। और अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तो बताइए आपके चुनाव आयोग गलत कर रहा है और इस तरह के देशद्रोही जो लोग छुपे हुए हैं देश के अंदर, जिन्होंने फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा के रखा हुआ है और 2-2 जगह 3-3 जगह जिनके नाम हैं और वो वोटिंग करते हैं जा जाके, तो ये देशद्रोह का काम ये है या वो है जो चुनाव आयोग कर रहा है? ये तो एक साधारण सा बुद्धि रखने वाला भी व्यक्ति समझ लेगा कि देशद्रोह कौन कर रहा है। और आश्चर्य इस बात का है कि ना तो संसद और ना सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाएं स्वतः संज्ञान लेती हैं इस तरह के बयानों के खिलाफ। केवल राहुल गांधी नहीं है, विपक्ष के तमाम और नेता हैं जो इस तरह बेसिर पैर के बयान देते रहते हैं। और ये विपक्षी नेताओं को, कांग्रेसियों को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का चुनाव कौन जीता, वहां पे झारखंड में कौन जीता, कर्नाटक में कौन जीता, पश्चिम बंगाल में कैसे तृणमूल कांग्रेस जीत गई बीजेपी के रहते हुए, अगर इस तरह बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है तो ये लोग क्या करते हैं कि जहां ये देख लेते हैं कि जहां पे इनकी हार हो रही है वहां पे इस तरह की बयानबाजी शुरू कर देते हैं बेसिर पैर की। तो इसकी कोई तो सीमा होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए कहीं ना कहीं से। इस पे इस तरह के जो बयान ये दिए जा रहे हैं, इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत को रोकेंगे नहीं तो वो भी तो एक गलत चीज है। लोकतंत्र में आजादी है बोलने की, लेकिन इस तरह की आजादी थोड़ी है जिस तरह से आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं आजादी को। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी चीज है आपके पास, आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूतों का एटम बम है और अगर हम उसको फोड़ देंगे तो उसमें बड़ा तहलका मच जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एटम बम है तो आप उसको लेके जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, चुनाव आयोग को दीजिए। आप वो चुनाव आयोग आपसे बार बार आमंत्रित कर रहा है आपको बड़े सम्मान के साथ कि आपके पास जो भी आरोप हैं वो हमें बताइए। अभी 12 जून को अभी जब इन्होंने इस तरह का बयान चुनाव आयोग के खिलाफ दिया तो चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि इनको 12 जून को ईमेल किया गया कि आप आइए और अपने जो भी तथ्य हैं वो रखिए हमारे सामने। जब ईमेल का कोई जवाब नहीं आया तो इनको चिट्ठी लिखी गई और 12 जून से आप समझ सकते हैं कि आज 2 अगस्त है। तो ये जाते ही नहीं है क्योंकि इनके पास कोई आधार है ही नहीं, कानूनी आधार, कोई सबूत इनके पास है ही नहीं। इन्हें तो केवल बयानबाजी करके चुनाव जीतना है, जनता को गुमराह करके। और वो इसलिए सफल हो जाते हैं ये कि इसमें इतना फ्लेक्सिबल कानून है हिंदुस्तान का कि इस तरह के बयान भी दे लेते हैं वो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। इस पर रोक लगना चाहिए, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले या संसद संज्ञान ले या इस तरह के बयानों के। अब ये सवाल ये पैदा होता है, देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। लेकिन बीजेपी भी इस तरह के बयानों के खिलाफ, और तो तमाम मामलों में वो कोर्ट चली जाती है, लेकिन इस तरह के बयानों के खिलाफ बीजेपी का तो बहुत बड़ा तंत्र है। उनका भी कोई नेता कोर्ट में जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता, हाई कोर्ट में जा सकता या लोकल कोर्ट में जा सकता, लेकिन नहीं जाते वो लोग। क्यों नहीं जाते, ये सवाल आपके जहन में भी कौंध रहा होगा। एक्चुअल क्या है कि बयानबाजी जो करते हैं विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल हों, चाहे अखिलेश हों या ममता बनर्जी हों या और लोग भी हों, बीजेपी का ऐसा मानना है कि इनकी बयानबाजी इनको खुद ले डूबेगी एक दिन, और ये हो भी रहा है। इतने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार ऐसे ही थोड़ी आ गई है। वो ये चाहते हैं कि इनके पाप का घड़ा भर जाए और जनता इनको सजा दे, हम क्यों दें। इसलिए ये इनके हौसले बढ़ रहे हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपनी सोच में कामयाब है, और ये लोग जिस तरह से सोच रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह की घृणित राजनीति करके हम देश के अंदर और हम कामयाब हो जाएंगे और सत्ता हथिया लेंगे, तो वो तो मुमकिन बिल्कुल दिख नहीं रहा। यही वजह है कि बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। अभी अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया था, ऑपरेशन सिंदूर, और चर्चा हो रही थी जब कि अभी 20 साल और कांग्रेस वहाँ विपक्ष में बैठेगी अगर इस तरह से बयानबाजी करेगी
कभी वो कहते हैं 30 साल तक अभी आने वाली नहीं है सत्ता में कांग्रेस या विपक्ष, 30 साल तक नहीं आएगा, अगले 30 साल तक बीजेपी राज करेगी। तो उनका अपना कॉन्फिडेंस है भाई, उनका अपना कॉन्फिडेंस है, इनका अपना कॉन्फिडेंस है कि हम इस तरह की बयानबाजी करके सत्य हत्या लेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में और हल्कापन आ रहा है देश का लोकतंत्र। कभी मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले विपक्ष का कोई भी नेता राहुल गांधी से पहले इतना गिरा हुआ और इस तरह के बयानबाजी करने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी ने नहीं की। वो तो संसद में भी बोलते हैं तो वहाँ भी किसी तरह तमाशे करते हैं, कहीं शंकर जी की तस्वीर लेके जाएंगे, कहीं और देवताओं की तस्वीर लेके जाएंगे, और क्या कहना चाहते हैं यही समझ में नहीं आता लोगों की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था बालक बुद्धि। भाई पप्पू जो है वो थोड़ा गैर पार्लियामेंटी शब्द है लेकिन मतलब एक ही है दोनों का। तो उन्होंने ऐसा शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया था क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी गरिमा को उस तरह नहीं गिरा सकते जैसे राहुल गांधी गिरा रहे हैं। बात तो वही कही उन्होंने जो तमाम और लोग कह रहे हैं उनके, लेकिन ये विचार राहुल गांधी जी को करना होगा कि इस तरह के बयान दे के, बेसिर पैर के बयान और इतने निचले स्तर के अशोभनीय भाषा में, मर्यादित भाषा में, क्या वो अपनी छवि, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी छवि बहुत अच्छी बन रही है और वो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और ये बिल्कुल तय है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जानते हैं इस बात को। खड़गे भले ही कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने बनाया है लेकिन वो कठपुतली हैं। अभी भी जो भी कांग्रेस के फैसले लिए जाते हैं वो गांधी परिवार के द्वारा ही लिए जाते हैं। और गांधी परिवार से मतलब है, जब हम बात करते हैं गांधी परिवार का तो मतलब साफ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी आना चाहते हैं उस स्ट्रीम में। वो भी कह चुके हैं कि मैं भी राजनीति में आना चाहता, लेकिन उनको जो है अभी, क्योंकि उनके ऊपर इतने आरोप हैं, आरोप तो इन लोगों पे भी हैं, ये जमानत पे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों, आप सब जानते हैं। और जिस दिन कोर्ट की नज़र टेढ़ी हो जाएगी तो ये जेल में नज़र आएंगे, जमानत पे चल रहे हैं। उसके बाद भी नहीं मानते हैं। इन्होंने कई जगह इस तरह की बयानबाजी की, असल में है क्या कि ये इस तरह की बयानबाजी करके ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि देश की जो अदालतें हैं वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि हम तो गांधी परिवार से आते हैं, हम तो बादशाह हैं, हम तो शहजादे हैं। और काफ़ी हद तक ये दिखाई भी दे रहा है कि अदालतों ने इन लोगों के खिलाफ जो भी फैसले दिए हैं वो ऐसे नहीं थे कि इनकी इस तरह की बयानबाजी पर रोक लग जाए। भाई इनके खिलाफ तो बड़ी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अदालतें इसमें नरम रुख अपना लेती हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उनका। क्योंकि अदालतों को भी चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनको भी लगता है कि अगर ये कल के दिन धोखे में भी अगर सत्ता में आ गए। ये क्या हुआ था कि 2004 में किसी ने सोचा था, इंडिया साइनिंग का नारा चल रहा है तो सबको मालूम था कि बीजेपी को ही सत्ता में आना है, लेकिन कांग्रेस आ गई थी। तो ये लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है इनके खिलाफ। और एक बात ये भी है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर इतना ज़्यादा होता है कि इनके हौसले और हिम्मत इनकी बढ़ती जाती है लगातार। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि ये मायूसी और हताशा में जी रहे हैं ये लोग, विपक्षी नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों चाहे और दूसरे जो चुनाव हारने वाले नेता हों, उनके सबके साथ यही लागू होती बात। और वो कभी ईवीएम पर दोषारोपण किया करते थे, आज वो खुल्लम खुल्ला कह रहे कि ये मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है। अरे मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है, SIR की कार्रवाई चल रही है, तो आप तो ये बताइए कि कहाँ आपत्ति है आपको, किस एक्टिविटीज़ पे आपत्ति है आपको चुनाव आयोग की, उन पे आप उनको बताइए, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और नहीं अगर वो तो उस पर बयान दीजिए ना आप, ताकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता जो है आपके साथ आए। और जनता भी तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बीजेपी की परमानेंट भक्त है। जनता जो सच है उसको तो स्वीकार करेगी जनता, और लोग स्वीकार करेंगे। तो इस तरह के जो शीशा लेदर जो लोकतंत्र की हो रही है इन लोगों की बयानबाजी से, मेरी चिंता उस बात को लेके है, और आपको भी उस बात को चिंतित होना चाहिए लेके कि ये भारत का लोकतंत्र कितना गरिमामयी लोकतंत्र है।
कितनी गर्मा इसकी पूरी दुनिया में, और इस तरह से क्या इसको इजाज़त दी जा सकती है किसी विपक्षी नेता को या किसी पार्टी को विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी करके छीछा लेदर करे, वो अशोभनीय एक छवि पैदा करे भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध। और खुल के आप तो वहाँ पे जाके विदेशों में भी कहते हैं कि आप उनका इशारा कुल मिला के यहाँ तक है, खुल के नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मतलब यही निकलता है कि वो इंग्लैंड से कहते हैं, अमेरिका से कहते हैं कि आप भारत के लोकतंत्र को बचा लीजिए। क्या है ये? तो भाई कोई इस तरह से, अच्छा आपके सहयोगी भी आंख बंद करके आपका साथ दे रहे हैं जो विपक्षी और दल हैं, किसी को तो दिखना चाहिए ना। अब इनके कुछ सहयोगी जागृत हुए हैं जिनमें शशि थरूर जैसे नेता हैं, आनंद शर्मा जैसे नेता हैं, और गुलाम नबी आज़ाद तो अब कांग्रेस ही छोड़ के चले गए इनके। वो तो खुल्लम खुल्ला कहा करते थे चौकीदार को चोर कहिए आप, तो नहीं कहा उन लोगों ने। उसमें मनीष तिवारी भी थे, उसमें आनंद शर्मा भी थे, उसमें गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता थे, और नहीं कहा तो उनको उपेक्षित कर दिया गया पार्टी में। आज शशि थरूर को क्यों नहीं बोलने दिया ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा हुई, कांग्रेस ने उनका नाम ही नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, कांग्रेस जो उनसे बुलवाना चाह रही थी उन्होंने कहा ये तो हम नहीं बोलेंगे। अरे ज़रूरी है कि आप कहो कि चौकीदार चोर है, आप कहो कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की पराजय हुई। अरे इतना सफल ऑपरेशन है वो दुनिया का कि सिर्फ 22 घंटे में जंग जीत ली हिंदुस्तान ने, और हम आज भी वहीं हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, हमारा गोला बारूद हमारा नुकसान हुआ है। हमारा जब हमने इस तरह का इतना बड़ा हमला उनके ऊपर किया, उनके 9 एयरबेस तबाह करे हमने और उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो ये कोई ऐसे ही हो गया? उसमें खर्च तो होता ही है, हमारी मिसाइलें हमारा गोला बारूद वो उसमें खर्च किया हमने, लेकिन अपने देश में रह के हमने हमला करके ये जीत हासिल की है। ये दुनिया का कोई देश अभी ऐसा नहीं है जो ये उदाहरण दे सके कि हमने अपने देश में बैठ के हमला किया और हमारा एक भी जवान नहीं मारा गया और हम कामयाब हुए, और पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा। अभी लोकसभा में देखिए, जब कोई बयान दिया जाता है तो बेसिर पैर के बयान लोकसभा में नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर सबूत मांगे जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने, मोदी जी ने लोकसभा में बयान दिया और ये कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का हमारे देश के डीजीएमओ के पास ये फ़ोन आया था कि साहब बहुत मारा आपने, अब तो रहने दीजिए, और वाकई बहुत मारा। तो ये नहीं दिख रहा राहुल गांधी जी को या विपक्ष को। अरे ऐसे मौक़ों पे तो सरकार का साथ देना चाहिए। बता दीजिए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पे इस तरह की लड़ाइयाँ हुई हों, युद्ध हुए हों, और विपक्ष ने इस तरह की बातें की हों बेसर पैर की, कि सरकार से कहा हो कि हमें सबूत चाहिए। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत चाहिए था, उन्हें अभी जो कुछ भी हुआ उसका भी सबूत चाहिए, और सरकार जागृत थी इस बार। उन्होंने सैटेलाइट की तस्वीरें और तमाम सबूत इस बार तो इकट्ठे कर लिए, और सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान खुद ही चिल्ला रहा, जो हिंदुस्तान कह रहा उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान चिल्ला रहा कि हमें बहुत मारा, हमारे सपना। वहाँ का आतंकी जो सबसे बड़ा मसूद अजहर, वो कह रहा कि हमारे 14 परिवार के लोग मार दिए, इससे तो अच्छा था कि मैं भी मर जाता। लेकिन इसके बाद भी नहीं मान रहे ये लोग, अभी भी सबूत मांगते हैं। तो चाहे वो चुनाव आयोग की बात हो, चाहे इस तरह के और चीज़ें हों, आप एक लिमिट में रहिए, मर्यादा में रहिए, हमारा ये कहना है। और देश की जनता भी, बुद्धिजीवी वर्ग यही चाहता कि आप जो है अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कीजिए। ठीक है, आपके परिवार की जो धाक थी वो उसकी वजह से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, वरना कांग्रेस में अभी भी ऐसे नेता हैं बड़े बड़े के जो राहुल गांधी का विकल्प हो सकते थे लोकसभा में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम इस तरह का आवाज़ लगाएं। ये शशि थरूर का क्या है? शशि थरूर का मामला तो वहीं से शुरू होता है कि खड़गे के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की आँख की किरकिरी बन गई ये, और उनको तभी से नेगलेक्ट करके छोड़ दिया गया पार्टी में। आज भी वही स्थिति है उनके साथ। तो ये इनका ये चरित्र है इनकी पार्टी का, इस तरह की एक्टिविटीज ये करते हैं। तो आप बताइए कि ये कोई भी चाहेगा इस तरह की चीज़ें? तो साथियों, हमारा ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे कि अगर बीजेपी का भी कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करता तो उसको रोका जाना चाहिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी ये फ़र्ज है कि वैसे तो वो हर चीज़ का स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, और आप खुल्लम खुल्ला देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको क्या समझा जाए?
ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, निंदनीय विषय है। आप इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, और आगे फिर किसी एपिसोड में हम आपके साथ फिर शामिल होंगे और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर आप कर लीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं, आपकी आस्था देश के लोकतंत्र में है और आप अगर चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, तो अपने साथियों के साथ समान विचारधारा के जो भी आपके साथी हैं, रिश्तेदार हैं और जो देश के लोकतंत्र के पक्षधर हैं, उनको ये इस तरह का वीडियो जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए। आप कमेंट कीजिए, आप अपना जो भी कमेंट है आप हमें दीजिए अपना नीचे उसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम ये समझ सकें कि और हम क्या अच्छा करना हमारे लिए मुमकिन हो सकता है आगे, और वो हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।